नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मैक्स मैथ में। दोस्तों, अपन ने कल राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में बात की थी और राजस्थान की कला व संस्कृति में अपन ने सबसे पहले टॉपिक लिया था हस्तकला। हस्तकला के अंतर्गत अपन ने कुछ जो पढ़े भी थे, जैसे गोटे को पढ़ा था और जो है पोटरी कला को पढ़ा था। उससे आगे मैं आज आपको बताता हूँ कि उससे आगे जो है आज अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी जो है हस्तकला के अंतर्गत ही एक कलाकृति होती है और जैसा कि कोफ्तागिरी होती है वो होती है कि लोहे की वस्तुओं पर सोने व चांदी के बारीक तारों से भिन्न भिन्न प्रकार की अपन कोई कलाकृति करते हैं तो उसे अपन कोफ्तागिरी कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कोई कलाकृति करना कोफ्तागिरी कहलाती है। प्लस ये जो कला है, ये कला मुख्य रूप से राजा महाराजाओं के काल में अपनी चरम सीमा पर थी। राजा महाराजाओं के काल के अंतर्गत ये जो कला है, कोफ्तागिरी जो कला है, वो राजा महाराजाओं के काल पे अपनी चरम सीमा पे थी। और ये मुख्य रूप से भाई लोहे की वस्तुओं पे जो सोने व चांदी की कलाकृति की जाती है उसे अपन कोफ्तागिरी कहते हैं। तो अपन ये इतना दिमाग लगा सकते हैं कि लोहे की कौन सी वस्तुओं पे ये मुख्य रूप से की जाती थी। तो लोहे के जो मुख्य रूप से हथियार थे, हथियारों के ऊपर कोफ्तागिरी जो कलाकृति है वो मुख्य रूप से की जाती थी। अब अपन बात करें कि मूल रूप से ये कलाकृति थी कहाँ की, तो मूल रूप से ये कलाकृति जो थी ये मेवाड़ उदयपुर की थी। और मेवाड़ उदयपुर से अपन इसे रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मेवाड़ उदयपुर का अपन राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सबसे बढ़िया इतिहास जो है अपने सबसे बढ़िया राजा महाराजाओं या जो वीर बहादुरों की बात करें तो वो अपने मेवाड़ उदयपुर के ही थे। और यदि मैं बात करूं आपसे कि भाई मेवाड़ उदयपुर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि राजस्थान का जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है यदि मेवाड़ में जो है उदय सिंह नहीं होते तो। चलो खैर वो सब चीज़ें तो अपन बात करेंगे जब राजस्थान की हिस्ट्री की बात करेंगे उस समय पढ़ेंगे। और जो मूल रूप से अपन बात कर रहे हैं कि कोफ्तागिरी जो है मूल रूप से मेवाड़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। यदि वर्तमान समय की मैं आपसे बात करूं कि कोफ्तागिरी जो है वर्तमान समय में कहाँ प्रचलित है या कहाँ की अपन प्रसिद्धि कह सकते हैं तो मुख्य रूप से जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो है अपन बात करें कि कोफ्तागिरी का जो मुख्य कलाकार है, मुख्य कलाकार कौन है, तो मुख्य कलाकार जो है इसका वो पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित मुख्य कलाकार है। कोफ्तागिरी का मुख्य कलाकार जो है पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित है। अब उसके अलावा यदि अपन बात करें बिनोटा, तो बिनोटा जो है हस्तकला के अंतर्गत ही आता है। बिनोटा जो है, बिनोटा मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि दूल्हे व दुल्हन के द्वारा विवाह के समय, विवाह या शादी के समय, पहने जाने वाले, शादी के समय जो दूल्हा और दुल्हन के द्वारा जो शादी के समय या विवाह के समय जो पहनी जाती है चप्पल या जूते या अपन कह सकते हैं जूतियां। भाई बिनोटा क्या होता है? बिनोटा होता है कि दूल्हे व दुल्हन के द्वारा विवाह के समय, दूल्हे व दुल्हन के विवाह के या शादी के समय जो उनके द्वारा पहने जाने वाले चप्पल व जूते होते हैं उसे अपन बिनोटा कहते हैं। अब बिनोटा की यदि बात करें प्रसिद्धि की कि प्रसिद्ध बिनोटा कहाँ का है, तो प्रसिद्ध बिनोटा जो है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। भाई जयपुर की चप्पल व जूतियां प्रसिद्ध है किस रूप में? बिनोटा के रूप में। भाई जब दूल्हा व दुल्हन के जो विवाह के समय पे वो चप्पल व जूतियां पहनते हैं ना, उसे अपन कहते हैं बिनोटा। और वो बिनोटा जो है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। अब यदि इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा मैं आपसे यदि बात करूं तो अपन बात करते हैं पड़ला की। अब आप कहोगे सर पड़ला क्या होता है? पड़ला जो है वो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि पड़ला जो ये प्रसिद्ध अपने जयपुर का ही है। भाई पड़ला प्रसिद्ध जयपुर का ही है। और शादी के समय या अपन कह सकते हैं विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा दुल्हन के द्वारा जो लाई गई सौंदर्य सामग्री है, भाई सौंदर्य सामग्री लाया जाता है ना शादी के समय, तो जयपुर के अंतर्गत ये प्रसिद्ध है। पड़ला जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। और मैं बात करूं पड़ला होता क्या है, तो पड़ला होता है कि शादी के समय वर पक्ष जो है वो दुल्हन के लिए जो सौंदर्य सामग्री लाते हैं, सौंदर्य सामग्री या अपन बात करें खाद्य सामग्री,
या मैं आपसे बात करूं जैसे कोई जेवरात होते हैं, जेवरात आदि जो है, आदि अपन उनको पड़ला के रूप में जानते हैं। पड़ला क्या होता है? पड़ला होता है सर जयपुर का ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्धि है वो जयपुर की है, इसके अंदर की बिनोटा भी प्रसिद्ध जयपुर का ही है। और ये जो है शादी के समय वर पक्ष के द्वारा जो दुल्हन के लिए सौंदर्य सामग्री या खाद्य सामग्री या जेवरात आदि जो लाए जाते हैं उसे अपन पड़ला कहते हैं। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें तो देखो अपन नॉर्मल भाषा में सब जानते हैं कि साफा क्या होता है, साफा, या मैं दूसरी जो है इसी के अंतर्गत बात करूं पगड़ी। अब इन दोनों में अंतर होता है, साफा व पगड़ी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। साफा जो है मुख्य रूप से अपन साफा, वैसे ये दोनों प्रसिद्ध तो अपने जोधपुर के हैं, ये आप सबको पता ही होगा कि साफा और जो है पगड़ी वो प्रसिद्ध कहाँ की है, प्रसिद्ध तो ये जोधपुर की है। अब आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या होता है, तो भाई साफा और पगड़ी में बहुत ही माइनर सा अंतर होता है। साफा जो है, साफा ये मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्गों द्वारा जो नियमित रूप से धारण की जाती है, या अपन कह सकते हैं कि हमेशा धारण करके रखते हैं, हमेशा धारण करके रखते हैं, उसे तो अपन कहते हैं साफा। और पगड़ी जो है, पगड़ी होती है ये हमेशा विशेष अवसरों पे पहनी जाती है, विशेष अवसरों पे पहने जाने पर अपन उसे पगड़ी कहते हैं। भाई विशेष अवसरों पर, विशेष अवसरों पर जो पहनी जाती है वो होती है पगड़ी। और साफा जो होता है वो बड़े बुजुर्गों द्वारा हमेशा धारण की जाती है। अब अपन कहेंगे सर इनमें अंतर क्या होता है या एक ही चीज होती है दोनों? नहीं, एक चीज नहीं होती है। साफा जो होता है वो मुख्य रूप से चौड़ाई में अधिक होता है। भाई अपन कह सकते हैं ये साफा जो है, ये जैसे ये चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, ये चौड़ाई में ज्यादा होता है तथा लंबाई में कम होता है। साफा जो है वो चौड़ाई में अधिक होता है, चौड़ाई में अधिक तथा लंबाई में कम, लंबाई में कम, उसे तो अपन कहते हैं साफा। साफा जो होता है वो लंबाई में तो कम होता है तथा चौड़ाई के अंतर्गत अधिक होता है। और यदि पगड़ी की मैं बात करूं तो पगड़ी जो है वो जस्ट इसका उल्टा है। पगड़ी जो है वो होती है कि चौड़ाई में तो जो है वो कम होती है, चौड़ाई में कम होती है लेकिन लंबाई में अधिक होती है। चौड़ाई में कम व लंबाई में जो है अधिक होती है, लंबाई में अधिक। चौड़ाई में कम व लंबाई में अधिक जो होती है उसे अपन पगड़ी कहते हैं। तथा साफा जो होता है वो चौड़ाई में अधिक होता है तथा लंबाई में कम होता है। मुख्य रूप से बड़े बुजुर्गों द्वारा जो हमेशा धारण किया जाता है वो साफा कहलाता है। और पगड़ी की मैं बात करूं तो पगड़ी जो है विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। बात करें अपन प्रसिद्धि की कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध जो है ये मुख्य रूप से जोधपुर की है। चलो इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा अपन बात करते हैं पाने। भाई पाने क्या होते हैं? पाने जो है अपन वैसे जानते सब है नॉर्मली ये चीजों को। पाने जो है वो होते हैं कि कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन जो है करना, कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन करना ही पाने हैं। कागज पर किसी देवी या देवताओं का चित्रांकन, कागज पर किसी देवी या देवताओं का चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? पाने कहलाता है। उसके अलावा यदि अपन बात करें कि पाने प्रसिद्ध कहाँ के, तो ये प्रसिद्ध जो है, भाई पाने की बात करें, पाने जो है वो प्रसिद्ध कहाँ के? ये प्रसिद्ध है अपने सांगानेर जयपुर के। सांगानेर जयपुर के पाने प्रसिद्ध है। पाने होते क्या हैं? पाने होते हैं कि भाई कागज के ऊपर देवी देवताओं का चित्रांकन करना, वो पाने कहलाते हैं। और प्रसिद्धि की बात करें अपन तो प्रसिद्ध जो है ये सांगानेर जयपुर के होते हैं। अब इसके अलावा ये मैं आपसे बात करूं तो वो अपन अगली बात करेंगे पेपर मेसी की।
पेपर मेसी। अब पेपर मेसी क्या होती है, प्लस ये कहाँ की प्रसिद्ध है उसके बारे में बात करेंगे। पेपर मेसी जो होती है ना, वो होती है अपने जैसे पुराने कोई कागज होते हैं, पुराने कागज जैसे अखबार या जो भी है अपने, उनको गलाकर एक बर्तन के रूप में जो है बर्तन बनाकर एवं उससे या कोई अपन कह सकते हैं कोई अन्य आकर्षित वस्तु बनाना पेपर मेसी कहलाता है। भाई पेपर मेसी क्या होता है कि कोई भी जैसे पुराने कागज है, पुराने कागजों को पिघलाकर, पुराने कागजों को पिघलाकर जो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कोई आकर्षक की वस्तुएं बनाना या बर्तन बनाना, पिघलाकर मुख्य रूप से कोई वस्तुएं या आकर्षक वस्तुएं बनाना, या अपन कह सकते हैं जैसे कोई भी मतलब कोई भी कलाकृति करना, तो वो सब अपन इसके अंतर्गत पेपर मेसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। वस्तुएं वह आकर्षण की वस्तुएं कह सकते हैं, आकर्षित वस्तुएं जो है वो पेपर मेसी के अंतर्गत आती है। अब भाई अपन बात करें कि जैसे उदाहरण के लिए, या उदाहरण में दूं आपको, अब तो भाई बहुत कम हो गई है ये सब चीजें, पर उदाहरण की यदि बात करें तो अपन जैसे ठाठिया, पुराने टाइम में होता था ठाठिया, और ये तो अभी भी मिलते हैं। जैसे अपन ले सकते हैं जैसे जो है कागज के घोड़े भी मिलते हैं, कागज के घोड़े। अब पेपर मेसी जो है वो आपको समझ में आई होगी कि पुराने कागजों को पिघलाकर वस्तुएं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वस्तुएं बनाना जो आकर्षित लगे या आकर्षित वस्तुएं बनाना, वो सब चीजें अपन पेपर मेसी के अंतर्गत लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा था आपका ठाठिया या कागज के घोड़े, ठीक है। उसके अलावा यदि अपन बात करें कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है पेपर मेसी, तो भाई पेपर मेसी जो है मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं ये एक तो अलवर की प्रसिद्ध है, पेपर मेसी जो है अलवर की प्रसिद्ध है। यदि अलवर ऑप्शन में नहीं हो तो अपन ले सकते हैं कि ये उदयपुर की प्रसिद्ध है, और यदि उदयपुर भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन सांगानेर को करेंगे, सांगानेर जयपुर की, ठीक है। पेपर मेसी जो है मुख्य रूप से अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर जो है, उदयपुर अपन दूसरा ऑप्शन यदि ऑप्शन में नहीं हो तो उदयपुर की भी प्रसिद्ध है, और फिर यदि तीसरे स्थान पे ले तो वह सांगानेर की। दोस्तों अब इसके अलावा मैं यदि आगे आपसे बात करूं तो अपन लेते हैं मीनाकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है मीनाकारी से। मीनाकारी। अब भाई सबसे पहले अपन बात करें कि मीनाकारी होती क्या है। मीनाकारी जो है वो होती क्या है, तो मीनाकारी होती है कि धातुओं से बने बर्तनों पर, कोई धातु के जैसे बने बर्तन होते हैं ना, धातुओं से कोई बर्तन बनाते हैं, जैसे धातुओं से बने बर्तन पर, धातुओं से बने बर्तनों पर किसी भी प्रकार की चित्रकारी करना, या अपन कह सकते हैं कोई कलाकृति करना, चित्रकारी या कलाकृति जो है। भाई धातुओं से बने बर्तनों पर किसी भी प्रकार की कोई चित्रकारी या कलाकृति करना क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। अपन कह सकते हैं कि धातु जो होते हैं, भाई धातु तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब धातुओं से बने जो बर्तन होते हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई चित्रकारी करना या कलाकृति करना अपन मीनाकारी के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो मीनाकारी जो है, मीनाकारी है वो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। अब मीनाकारी जो है एक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करें, देखो ये आप नोट लगा के लिख लेना चाहो तो, कि मीनाकारी जो है आर्य समाज के भवनों पर, आर्य समाज के जो भवन होते हैं ना भाई, आर्य समाज के भवनों पर, आर्य समाज के भवनों पर जो पत्थरों की कलाकारी होती है, पत्थरों की कलाकारी या अपन कह सकते हैं चित्रकारी होती है। भाई आपने देखा होगा आर्य समाज का, यदि कहीं आपके आसपास में कोई मंदिर हो तो वहाँ पे देखा होगी कि आर्य समाज के जो मंदिर होते हैं या आर्य समाज के जो भवन होते हैं उनके ऊपर जो पत्थर लगे होते हैं, उन पत्थरों पर बहुत ही शानदार और सुंदर जो चित्रकारी की जाती है ना, उसे भी अपन मीनाकारी कहते हैं। ठीक है, अब यदि अपन बात करें कि मीनाकारी का जो है वो मुख्य कलाकार कौन था,
ठीक है। अब मीनाकारी जो है इसका मुख्य कलाकार, या अपन बात करें इसका जादूगर की मुख्य कलाकार, तो मीनाकारी का जो मुख्य कलाकार अर्थात जो धातुओं के ऊपर, धातुओं से बने बर्तनों पर चित्रकारी करने में जो निपुण था, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह उस व्यक्ति का नाम है जो कि धातुओं से बने बर्तनों पर चित्रकारी करने में निपुण था। अब भाई जो धातु है, अपन ने बात की कि मीनाकारी जो होती क्या है? मीनाकारी होती है कि धातुओं से बने बर्तनों पर जो है विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना। अब भाई धातुएं जो है आपको पता है कितने प्रकार की होती है, बहुत सारी होती है धातुएं। तो अब उन धातुओं पर जो है अलग अलग धातु पर अलग अलग चित्रकारी करना अपने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र से प्रसिद्ध है। भाई अलग अलग धातु पर अलग अलग स्थानों से अपने राजस्थान में जो है चित्रकारी करना प्रसिद्ध है। अब अपन उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले अपन लेते हैं तांबे को, कि अपन बात करेंगे कि तांबे की जो मीनाकारी है वो प्रसिद्ध कहाँ की है? तांबे की मीनाकारी। अब ये तांबे की जो मीनाकारी है ना, वो तांबे की मीनाकारी है अपनी प्रसिद्ध है भीलवाड़ा राजस्थान की। भाई तांबे की प्रसिद्ध कहाँ की है? तांबे की प्रसिद्ध है अपने भीलवाड़ा की। अब अपन बात करें चांदी की, चांदी की मीनाकारी। अब चांदी की मीनाकारी है ना, चांदी की मीनाकारी मुख्य रूप से बीकानेर की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी जो है वो मुख्य रूप से बीकानेर की प्रसिद्ध है। यदि आपको बीकानेर ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कर सकते हो नाथद्वारा। नाथद्वारा उदयपुर जो है ये प्रसिद्ध वैसे बीकानेर की है, लेकिन यदि मान लो बीकानेर यदि ऑप्शन में नहीं आए, एक क्वेश्चन आ जाए कि चांदी की मीनाकारी प्रसिद्ध है और बीकानेर ऑप्शन में नहीं आए, तो वहां पे अपन को ऑप्शन में जो है नाथद्वारा उदयपुर मिलेगा। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो वो है चंदन की मीनाकारी। चंदन की मीनाकारी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चंदन की मीनाकारी की बात करें अपन तो चंदन की मीनाकारी जो है वो मुख्य रूप से अपने चूरू की प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पीतल की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी की मैं बात करूं तो वो है अपने जयपुर की प्रसिद्ध। चलो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बता दिया कि मीनाकारी जो क्या होती है। मीनाकारी होती है कि धातु से बने बर्तनों पर चित्रकारी या कलाकृति करना मुख्य रूप से मीनाकारी कहलाती है। अब मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध अपने जयपुर की है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि जो आर्य समाज के भवन होते हैं या उन भवनों पे या जो पत्थरों के ऊपर, उन भवनों के ऊपर जो पत्थर लगे होते हैं, उन पत्थरों पर अपन कलाकृति या कलाकारी जो की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसे भी अपन मीनाकारी कहते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं इसका प्रसिद्ध या मुख्य कलाकार जो होता है, इसका प्रसिद्ध या मुख्य कलाकार जो होता है उसे अपन कहते थे जो है कुदरत सिंह मुख्य इसके कलाकार होते थे। अब धातुएं जो है भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कौन सी धातु की कलाकारी है अपने राजस्थान क्या है? राजस्थान में निराला राजस्थान इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे हर क्षेत्र विशेष की एक विशेषता है। तो अपने धातु जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब तांबे की मीनाकारी अपने भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है राजस्थान में। मैं बात करूँ चांदी की मीनाकारी तो वो बीकानेर की प्रसिद्ध है जो नाथद्वारा में। और बीकानेर यदि आपको ऑप्शन नहीं मिले ऑप्शन में तो अपन नाथद्वारा भी कर सकते हैं। नाथद्वारा में भी चांदी की जो मीनाकारी है वो प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी अपन बात करें चंदन की मीनाकारी की, चंदन की जो मीनाकारी है वो अपने चूरू की प्रसिद्ध है। और पीतल की जो मीनाकारी है, पीतल की मीनाकारी अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। अब दोस्तों मैं आपसे आगे बात करूं, भाई मीनाकारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब यदि उसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करेंगे, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, मीनाकारी जो है एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी, सॉरी ये आपको मैं बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी जो मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी जो मीनाकारी मंडी है, मीनाकारी मंडी जो है वो भी अपने राजस्थान में ही है। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी की यदि अपन बात करें तो वो है अपने राजस्थान में ही है, अपने जयपुर के अंदर सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत राजस्थान में जो है एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है। और इसे नाम क्या दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से ये प्रसिद्ध है, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क
ये जो है जयपुर सीतापार जयपुर में है, अपने सीतापुरा के अंतर्गत, जयपुर के अंतर्गत है। मीनाकारी मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी। अब दोस्तों आगे अपन बात करें तो आगे जो है, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे जो है अपन लेते हैं फड़ चित्रण। अब फड़ चित्रण क्या होता है उसके बारे में अपन बात करें तो फड़ चित्रण जो है, फड़ चित्रण मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि खादी व रेजी के कपड़े पर, जो खादी या रेजी का जो कपड़ा होता है, फड़ चित्रण, ये देखो फड़ चित्रण जो होता है वो अपन कह सकते हैं कि खादी व रेजी के कपड़े। भाई खादी व रेजी तो जानते होंगे, खादी व रेजी के कपड़े पर, खादी व रेजी के कपड़े पर किसी भी लोक देवता या लोक देवी, लोक देवता या देवी के जीवनी का अंकन करना, लोक देवता या देवी के जीवनी का अंकन करना जो है वो फड़ चित्रण के अंतर्गत आता है। जीवनी का अंकन करना। भाई फड़ चित्रण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फड़ जो है, अपन फड़ के बारे में बात भी करेंगे। सबसे बड़ी फड़ जो है वो देवनारायण जी की होती है और सबसे छोटी भी इन्हीं की होती है। और जो है देवनारायण जी की फड़ पे अपने को टिकट भी, डाक टिकट भी जारी किया गया था, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। वो 1992 में हुआ था। अभी हाल ही में 2010 में जो तेजा जी की फड़ पे भी ये किया गया था। सबसे प्रसिद्ध फड़ की बात करूँ तो वो है बापू जी की, वो सब अपन बात करेंगे, ठीक है। तो फड़ चित्रण होता क्या है? फड़ चित्रण होता है कि जो खादी और रेजी के कपड़ों पर किसी भी लोक देवता या देवी के जीवनी का अंकन करना मुख्य रूप से फड़ चित्रण कहलाता है। भाई किसी भी प्रकार का कोई खादी या रेजी का जो कपड़ा होता है, और ये कपड़ा जो है वो मुख्य रूप से, इस कपड़े का रंग भी लाल, नीला व हरे रंग का होता है। ये जो कपड़ा आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपड़ा ये होता है ना, ये कपड़ा जो होता है रेजी व खादी का, अपन ने बात की, रेजी व खादी का जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा मुख्य रूप से नीला होता है या ये होता है लाल रंग का, या ये होता है हरे रंग का। इन तीन ही रंगों का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। भाई मुख्य रूप से इन तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है फड़ चित्रण के अंतर्गत। फड़ चित्रण होता है कि खादी व रेजी के जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर किसी भी लोक देवता और लोक देवी की जीवनी का अंकन करना फड़ चित्रण कहलाता है। ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा मुख्य रूप से लाल रंग का, नीले रंग का व हरे रंग का होता है। अब अपन बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ का है फड़ चित्रण जो है, फड़ चित्रण की प्रसिद्धि की बात करें, फड़ चित्रण की प्रसिद्धि की बात करें तो ये प्रसिद्ध है, या अपन इसका कहें कि मुख्य केंद्र, प्रसिद्धि या मुख्य केंद्र जो है वो अपने शाहपुरा। और शाहपुरा जो है ये जयपुर वाला नहीं है, ये है शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। भाई मुख्य केंद्र अपन बात करें, प्रमुख केंद्र फड़ चित्रण का, फड़ चित्रण का ये प्रमुख केंद्र है दोस्तों, प्रमुख केंद्र। भाई प्रमुख केंद्र यदि माना जाता है तो शाहपुरा भीलवाड़ा को माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जो है फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है। अब फड़ चित्रण का जो कार्य करने वाला पुरुष होता है, फड़ चित्रण का जो कार्य करता है, फड़ चित्रण का कार्य करने वाला पुरुष, कार्य करने वाला पुरुष जो है, फड़ चित्रण का जो कार्य करने वाला पुरुष है उसे कहते हैं अपन चितेरा। और कल अपन ने बात भी की थी चितेरों के बारे में। गांव का चितेरा जो है वो भैरू सिंह शेखावत को माना गया था, जो कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे, बात की थी अपन ने, ठीक है। और चित्रण के अंतर्गत अपन बात करें कि फड़ चित्रण के अंतर्गत जो फड़ चित्रण का कार्य यदि किसी पुरुष के द्वारा किया जाता है तो उसे अपन चितेरा कहते हैं। अब मुख्य चितेरे या प्रमुख चितेरे कौन रहे हैं? तो प्रमुख चितेरे जो है, प्रमुख चितेरे की मैं बात करूं आपसे तो प्रमुख चितेरे जो है वो दो रहे हैं। एक तो श्री लाल जोशी, और यदि मैं दूसरे की बात करूं आपसे कि दूसरा मुख्य चितेरा कौन था तो वो है अपने प्रदीप मुखर्जी, ठीक है। प्रदीप मुखर्जी जो है वो दूसरे अपने ये है। अब यदि मैं बात करूं कि फड़ चित्रण के जो कार्य करने वाली महिलाओं को भी तो कुछ ना कुछ कहा जाता है, तो फड़ चित्रण का जो कार्य किया जाता है वो महिला ही कहलाती है चितेरी। भाई पुरुषों को कहा जाता है चितेरा और महिलाओं की कही जाती है
चितेरी। और प्रमुख चितेरियों की अपन बात करें, जो महिला कलाकार है इसकी, वो उनकी बात करें तो वो है एक तो पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। और यदि इसी के अंतर्गत अपन दूसरी बात करें तो वो है मधु जोशी। मधु जोशी जो है वो इसकी मुख्य कलाकार है। ठीक है, अब यदि बात करें कि ये जो किस स्थान पे किया जाता है, भाई जो देवी देवताओं की जीवनी का चित्रांकन किया जाता है उस स्थान को भी तो कुछ ना कुछ कहा जाता है। तो ये जो फड़ चित्रण जिस स्थान पे किया जाता है, फड़ चित्रण जिस स्थान पर किया जाता है ना, उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, उस स्थान को अपन कहते हैं सिस्थान। सिस्थान कहा जाता है। भाई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई फड़ चित्रण जिस स्थान पर किया जाता है उस स्थान को अपन सिस्थान कहते हैं, और इस स्थान को 21 दिन तक पूजा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस स्थान को, जिस स्थान पे देवी देवताओं के जीवनी का अंकन किया जाता है ना, उस स्थान को अपन सिस्थान कहते हैं, और 21 दिन तक इसको पूजा जाता है। 21 दिन तक पूजा जाता है इसको। ठीक है, 21 दिन तक पूजा जाता है। और जो ये प्रक्रिया होती है भाई, यहां से लेकर यहां तक जो प्रक्रिया है भाई, जीवनी का लिखने का जो स्थान है उसे सिस्थान कहते हैं। 21 दिन तक इसे पूजा जाता है। इस सारी प्रक्रिया को जो है वो अपन कहते हैं देवभरण। देवभरण जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ना भाई, इस स्थान को तो अपन कहते हैं, और जो 21 दिन तक पूजा जाता है, इस प्रक्रिया को 21 दिन तक पूजने की जो प्रक्रिया है इसको अपन कहते हैं देवभरण। अब आपको मैंने बताया था कि फड़ चित्रण जो है सबसे लंबी व छोटी फड़ की बात की थी। सबसे लंबी व छोटी फड़ जो है वो देवनारायण जी की है। देवनारायण जी, देवनारायण जी की जो फड़ है ना वो सबसे लंबी भी है, वह सबसे छोटी भी वही है। सबसे छोटी व लंबी फड़ जो है वो देवनारायण जी की है। अब यदि बात करें कि सबसे लोकप्रिय फड़, तो सबसे लोकप्रिय जो फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़, वो सबसे लोकप्रिय फड़ की मैं बात करूं तो वो है अपने बापूजी की। बाबूजी की जो है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। अब अपन बात करें कि जो देवनारायण जी की, जो मैंने पहले बताया था आपको कि देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया था। अब ये जो डाक टिकट है, ये डाक टिकट अपने किया गया था 3 सितंबर 1992 को। देवनारायण जी की फड़ पे जो डाक टिकट है सबसे पहले इसी पे किया गया था। अपन लोक देवी देवताओं की बात करें तो सबसे पहले ये एकमात्र लोक देवी देवता थे जिनके फड़ के ऊपर, या अपन फड़ चित्रण की जिनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। ये डाक टिकट जो है वो अपने 3 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। अभी हाल ही के अंतर्गत, हाल ही में 2010 के अंतर्गत अपने तेजाजी की जो फड़ है, तेजाजी की फड़, तेजाजी की फड़ पे 2010 में जो है वो डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट 2010 में इसके ऊपर जारी किया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक इसमें इंपॉर्टेंट और भी बन सकता है कि थेवा कला पे डाक टिकट कब हुआ था। तो थेवा कला की जो है अपन पढ़ेंगे थेवा कला, उस समय और भी बताऊंगा मैं आपको। तो थेवा कला पे जो डाक टिकट है, थेवा कला पर डाक टिकट जो है वो 2002 को जारी हुआ था। अपन थेवा कला पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थेवा कला पर डाक टिकट जो है वो 2002 को जारी किया गया था। अब इसके आगे यदि अपन मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अपन ने यहाँ पे फड़ चित्रण के बारे में बात की। फड़ चित्रण जो होता है वो क्या होता है कि फड़ चित्रण होता है मुख्य रूप से जो देवी देवताओं के जीवन का अंकन किया जाता है खादी या रेजी के कपड़ों पर, उसे अपन फड़ चित्रण कहते हैं। प्रमुख केंद्र मैंने आपको बताया इसका शाहपुरा भीलवाड़ा को रखा गया था या है। अपन इसके बारे में बात करें कि पुरुष जो इसका ये कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पुरुष को चितेरा कहा जाता है, तब महिलाओं को अपन चितेरी कहते हैं। और जिस स्थान पर यह कार्य किया जाता है उसको सिस्थान कहते हैं। ठीक है, और अपन ने बात की थी 21 दिन तक उस स्थान को पूजा भी जाता है, और इस सारी प्रक्रिया को अपन देवभरण कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी व लंबी फड़ की बात की थी, जो लोकप्रिय फड़ है उसके बारे में बात की थी। अब मैं आपसे बात करता हूं आगे, हस्तकला के अंतर्गत ही अपन लेते हैं इत्र। इत्र जो है, इत्र मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि ये इत्र जो है वो अपन, ये जो है ये मुख्य रूप से एक घास आती है, विशेष प्रकार की एक घास होती है। उस घास का जो नाम है वो है खस घास, इससे बनता है। जो खस नामक घास होती है ना, उससे खस
खस नामक जो घास होती है उससे मुख्य रूप से इत्र बनते हैं और इसी का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है, जो खस नामक घास होती है। अब ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाई कहाँ जाती है, तो खस नामक जो घास है ना वो मुख्य रूप से अपने राजस्थान में पाई जाती है। एक तो सवाई माधोपुर में, भाई ऐसे मान लो अपने पूर्वी राजस्थान में ये सब चीजें पाई जाती है। सवाई माधोपुर में, भरतपुर में और धौलपुर के अंतर्गत, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर में मुख्य रूप से ये घास पाई जाती है, खस नामक घास, जिसके अंतर्गत जो खस नामक घास से है इत्र बनाने का, इस इत्र बनाने में इसको काम में लिया जाता है। अब अपन कह सकते हैं कि इत्र की जनक किसे कहा जाता है। भाई सबसे पहले इत्र को जो है किसने बनाया था या इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इत्र का जो जनक है, इसकी जनक जो थी वो थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम जो थी वो इत्र की जनक मानी जाती है। ठीक है, इत्र का सुगंधित काल कितना होता है, भाई अपन कहें कि सर ये एक बार लगा ले तो कितने घंटे तक इसकी सुगंध रहती है, तो इसकी सुगंध जो है, इसकी सुगंध या अपन कह सकते हैं इसका सुगंधित काल जो है, सुगंधित काल जो है वो रहता है इसका 48 घंटे। भाई इत्र के बारे में अपन ने बात की कि खस नामक घास से मुख्य रूप से ये बनाई जाती है तथा इत्र जो है इसका जनक मुख्य रूप से अस्मत बेगम है तथा ये सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर में जो है ये खस नामक घास पाई जाती है। और सुगंधित काल कह सकते हैं अपन इसका 48 घंटों तक, यदि कोई इत्र लगा दे तो उसकी सुगंध है जो है वो 48 घंटों तक रहती है। अब अपन मुख्य रूप से बात करें कावड़ या बेवाण, जो कि अभी हाल ही में अपने चल भी रहा है सावन के महीने में। सावन के महीने में जो है हिंदुओं में सबसे बड़ी जो प्रथा होती है वो होती है कावड़ की। भाई कावड़ लाते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कावड़ व बेवाण की। अब कावड़ जो, बेवाण जो और कावड़ जो है वो अपन बात करें इसकी प्रसिद्धि की कि भाई सर प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध जो है वो है अपने बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की मुख्य रूप से प्रसिद्ध है अपने कावड़ या बेवाण। अब अपन बात करें कि कावड़ होती क्या है, तो कावड़ होती है कि लकड़ी से बने मंदिर नुमा आकृति। भाई लकड़ी से अपन ऐसी प्रकार की बनाई जाती है, एक ये देखो ऐसे अपन बना भी सकते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं है। ये एकदम मंदिर नुमा आकृति होती है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही आकर्षित लगती है ये दोस्तों, बहुत ही आकर्षित लगती है। आपने देखा भी होगा इसको, मंदिर नुमा आकृति की बहुत ही शानदार बनी हुई होती है कावड़। ठीक है, ये बहुत ही शानदार बनाई जाती है। तो मंदिर नुमा जो आकृति की एक कावड़ बनाई जाती है, ठीक है, उसको अपन मंदिर नुमा आकृति के, जैसे अपन लकड़ी जो मंदिर नुमा बनाया जाता है, लकड़ी से मंदिर नुमा आकृति जो बनाई जाती है उसे अपन कावड़ कहते हैं। अब कावड़ के अंतर्गत मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रंग से लाल रंग का। ये जो इसके ऊपर, जैसे मान लो ये लकड़ी है, अब इसके ऊपर जो किसी भी प्रकार की कोई अपन का बात करेंगे, कोई कपड़ा वपड़ा जैसे इसके ऊपर रखा जाता है या प्लेटा जाता है, तो वो जो कपड़ा है वो मुख्य रूप से अपन लाल रंग का ही काम में लेते हैं। इसके ऊपर जो कपड़ा है वो मुख्य रूप से लाल रंग का ही होता है, लाल रंग का कपड़ा मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अब और इसके अंतर्गत क्या होता है, देवी और देवताओं की गाथाएं भी लिखी जाती है। अपन ऐसे यहाँ जैसे मान लो लिख भी सकते हैं, देवी देवताओं की जो है विशेष प्रकार की गाथाएं यहाँ लिखी हुई होती है। देवी देवताओं की गाथाएं या उनके जीवनी के बारे में यहाँ लिखी जाती है। अब कावड़ में अपन बात करें कि सर बेवाण क्या होती है, कावड़ की तो आपने बात कर ली कि कावड़ जो है लकड़ी का जो बना होता है, एक मंदिर नुमा आकृति जो दी जाती है उसे अपन कावड़ कहते हैं। और कावड़ जो है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपने बताया कि लाल रंग का जो कपड़ा है वो ये अपन लाल रंग का प्रयोग करते हैं, देवी देवताओं की गाथाएं लिखते हैं। अब अपन बात करें बेवाण की, तो बेवाण जो है वो कावड़ के अंतर्गत मूर्ति स्थापित करते हैं। यदि इस कावड़ में यहाँ पे किसी भी प्रकार की या किसी भी देवता की कोई मूर्ति स्थापित कर देना, अपन मूर्ति स्थापित करते ही, भाई ये मूर्ति स्थापित करते ही ये कावड़ नहीं रही, फिर इससे अपन बेवाण बोलेंगे। कावड़ के अंतर्गत मूर्ति स्थापित करते ही ये बेवाण बन जाता है। और अपन कह सकते हैं कि बेवाण को चलता फिरता मंदिर भी कहा जाता है। बेवाण जो है ना, बेवाण को चलता फिरता मंदिर कहा जाता है, चलता फिरता
मंदिर कहा जाता है। बेवाण को क्या कहा जाता है? चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। यदि अपन बात करें कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में अपन कह सकते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर वुडन टेम्पल, चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। चलता फिरता मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कावड़ के अंतर्गत एक मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। किसी भी लोक देवता या किसी भी देवता है की जो है मूर्ति स्थापित करते ही अपन उसे बेवाण बोलने लगते हैं, और बेवाण को जो है चलता फिरता मंदिर कहते हैं। यदि इंग्लिश में बात करें तो वो है मिनिएचर वुडन टेम्पल जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। और कावड़ और बेवाण जो है, कावड़ व बेवाण जो है, कावड़ व बेवाण जो है ये मुख्य रूप से काष्ठ कला का उदाहरण है। काष्ठ कला का उदाहरण है मुख्य रूप से, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपन ने बात करें, मैं आपसे बात करूं कि चलता फिरता मंदिर तो अपन बेवाण को कहे, आपको कोई पूछ ले कि चलता फिरता अस्पताल किसे कहते हैं? चलता फिरता अस्पताल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये चलता फिरता अस्पताल, ये देखो मैं आपको ये अचानक से देख, चलता फिरता अस्पताल जो है, अस्पताल, चलता फिरता अस्पताल जो है वो अपन कह सकते हैं कि वो है अपने NH 8 पर। NH 8 पर जो है वो चलता फिरता अस्पताल है। और वर्तमान में यदि बात करें तो NH 8 की जो संख्या बदल कर रख दी गई है वो है NH 48। वर्तमान में NH 8 की जो है संख्या या नंबर बदल दिया गया है, और वो जो संख्या या नंबर बदला गया है उसे अपन NH 8 कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज अपन ने बात की है कावड़ की, कावड़ व बेवाण के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा था, इत्र के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं, इसके अलावा अपन ने बात की थी जैसे मीनाकारी की बात की थी, फड़ चित्रण के बारे में बात किया था, ठीक है। इसके अलावा अपन ने पड़ला पढ़ा था, भाई पड़ला क्या होता है जो, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने कोफ्तागिरी पढ़ी थी। चलो दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।